स्टूडेंट्स, आज हम अपने करंट अफेयर के डिस्कशन में हम गवर्नर का इशू टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने आर्टिकल द हिंदू से लिया है और ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग GS2 पॉलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारे इंटरलिंकेजेस भी हैं अदर सिलेबस के हिसाब से, जैसे कि प्रीलिम्स में आपको गवर्नर के बेसिक फैक्ट्स और उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा सकता है। मेंस में आपको जैसे कि पेपर GS2 में पॉलिटी के क्वेश्चन में अंडर फेडरल रिलेशनशिप के टॉपिक में, या हो सकता है आपके पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल में करंट अफेयर के एग्जांपल्स में, ये आपको बहुत ही अच्छे खासे आर्गूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड बैलेंस्ड ओपिनियन को ये प्रमोट करता है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये पर्टिकुलरली गवर्नर के पास जो पावर होती है अंडर आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि वो उनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल भेजा जाता है वो उसको एसेंट दे। किंतु इस अनुच्छेद में एक लूप होल, एक कमी यह है कि इसमें समय नहीं बताया गया है कि गवर्नर को कितने समय तक में अपना एसेंट बिल को देना है या राष्ट्रपति के पास उसको वापस भेजना है रिव्यू के लिए। तो ये प्रोविज़न जो टाइम पीरियड है, बेसिकली ये जो चीज़ें मिसिंग है, ये जो लूप होल है, इसकी वजह से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में भी तकरार आ रही है। तो ये उस जो इशू है ये उसको कैटर करता है। जैसे कि हम जानते हैं, है ना, कि जो गवर्नर होते हैं उसको सेंटर अपॉइंट करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से गवर्नर का काम होता है कि वो स्टेट में देखे कि जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो सही तरीके से संविधान के दायरे में रह के काम कर रही है या नहीं, और साथ ही साथ वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक लिंक का काम करता है इस तरीके से। किंतु अभी कुछ समय से क्या देखा जा रहा है कि मान लीजिए अगर सेंटर में या स्टेट में अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अगर रूल कर रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नर जो है वो क्या कर रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है स्टेट में, वो उनके बिल्स को अपने पास होल्ड कर ले रहे हैं। वो उनके कुछ बिल्स को वो एसेंट नहीं दे रहे हैं, वो बिल आगे नहीं बढ़ रही है, एक्ट में नहीं बन रही है, पब्लिक के बीच नहीं आ रही है। तो ये भी दिक्कत जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ ये दिक्कत हो रही है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कि तमिलनाडु असेंबली ने 2022 में एक बिल है, तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022, इसको जो पास किया था ये भी इनको अभी तक गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया है। केरला 2022 में केरला असेंबली ने केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल जो पास किया था उसको भी अभी तक एसेंट नहीं मिला है। तमिलनाडु में ऑलमोस्ट 20 बिल ऐसे हैं जो अभी भी गवर्नर के एसेंट का इंतज़ार कर रही है, और ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो जब ऐसे बिल्स को एसेंट नहीं देते हैं तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, जैसे कि एक तो उन्होंने जो पब्लिक के लिए, जो आम जनता के लिए जो बिल लाया गया था उनको उन्होंने पास नहीं किया। तो इस बिल के जो बेनिफिट्स आम जनता को जो मिलने वाले थे वो एक तो आम जनता को नहीं मिला। उस पर से सेंटर और स्टेट जो फेडरल रिलेशनशिप है इसके ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ेगा, टकराव बढ़ता है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो इसको कमज़ोर करता है। और ओवरऑल जो हमारा लोक व्यवस्था है, हमारी प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, संवैधानिक जो हमारी स्पिरिट है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है पब्लिक वेलफेयर की, वो उसको एंड ऑफ द डे हार्म करता है। देखिए, ये जो कि हमारा पॉलिटी से रिलेटेड सेक्शन है, तो ऑब्वियसली इसमें संविधान, और जो संविधान जब हमारा बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसका डिबेट ये इस पर एक इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करता है टू अंडरस्टैंड कि हमारे फाउंडिंग फादर्स की क्या माइंडसेट थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया है, प्रोविजंस को फ्लेक्सिबल रखा है, बहुत रिजिड नहीं किया है, ताकि उनके बाद जो फ्यूचर लीडर्स आते, जो फ्यूचर पार्लियामेंट होती, जो या फ्यूचर की जो भी परिस्थितियाँ होती, सिटीजन्स की जो विश होते, जो डिज़ायर होते, उस बेसिस पे चीज़ों को हम अमेंड कर सकें। उन्होंने ये प्रोविज़न बनाया था एक हम्बल सोच के साथ, एक विजनरी थिंकिंग के साथ। ऑलराइट, तो अब क्या हो रहा है, जब हालांकि उस समय जब ये प्रोविज़न आया था, ये आर्टिकल 200 का, कि हम कोई टाइमलाइन गवर्नर को नहीं देंगे, तो उस समय प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं दिया गया है और ये दिक्कत की बात है। अब अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उनका क्या रोल होता है इस प्रोविज़न के संदर्भ में। तो 1962 में एक केस है, पुरुषोत्तम नाम्बूदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया, उन्होंने ये चीज़ बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई टाइम लिमिट इम्पोज नहीं करता है कि जिसमें गवर्नर को इस पर्टिकुलर टाइम में, कि गवर्नर को बिल्स पे अपना एसेंट देना ही चाहिए। और इसके बाद ये तो एक केस था, और इसके अलावा परिस्थिति भी ऐसी नहीं आई, ऐसा कोई केस या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि कोर्ट फिर इसमें अपना इंटरफेयर करे और ऑथोरेटिव रूलिंग इस पर अपना प्रोवाइड करे, है ना। तो ऐसा कोर्ट को भी मौका नहीं मिला। किंतु जब भी इसके आसपास जो भी केस आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपना स्टैंड मेंटेन किया है कि जो गवर्नमेंट है, उनको जो लेजिस्लेचर का जो विल है, उनको आदर करना है, ऑनर करना है, और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ हारमोनी में मिलजुल करके काम करना है, पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना है। अब जैसे कि गवर्नर होते हैं स्टेट लेवल पे, तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल लेवल पर, तो उनके साथ भी, उनके केस में भी यही दिक्कत है कि उनको भी आर्टिकल 201 के अंदर कोई टाइमलाइन उनको भी नहीं दिया गया है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी बिल को एसेंट दे या उसके साथ क्या डिसीजन करे, तो उनके साथ भी ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे स्टेट के रिस्पेक्ट में एक प्रोविज़न आता है कि जो गवर्नर है, वो बिल को एसेंट देते समय उनके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि वो बिल को रिव्यू करने के लिए वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कि हाँ, प्रेसिडेंट देखेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट ही बिल को पास करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट, मतलब उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम नहीं है कि हाँ, अगर गवर्नर ने भी अगर आपको कोई बिल भेजा है रिव्यू करने के लिए, एसेंट देने के लिए, तो स्टिल प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड अननोन टाइम है कि वो अपना बिल को असेंट दे या ना दे। किंतु ये तो बात होती है प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में कि उनके लिए कोई टाइम रेफर नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा ये बात कि प्रेसिडेंट को भी कोई टाइम पीरियड यहाँ पे असाइन नहीं है, ना ही गवर्नर को है। लेकिन अब ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। किंतु जब प्रेसिडेंट अगर बिल को रेफ़र करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दोबारा, ओके, मतलब गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा, फिर प्रेसिडेंट ने रिव्यू करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेजा, तो असेंबली के पास उनके ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो 6 महीने के अंदर विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट वो वापस प्रेसिडेंट को वो बिल भेजे, है ना। देयर इज़ टाइम लाइन फॉर 6 months applicable to the state's assembly to reconsider the bill if the president decide to refer it back to the house। तो ये चीज़ ना, ये वाली जो पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से मतलब समझ के रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और इसका एक एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है तमिलनाडु ने मई 2022 में प्रेसिडेंट के पास एक बिल भेजा था एसेंट के लिए, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट। जो मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उस पर एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें एग्जम्पशन के लिए एक बिल भेजा गया था प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। देखिए, अब तो ये पूरा मतलब इश्यूज़ था रिलेटेड टू